हरियाणा में तो नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया था और पूरा गेम ही पलट दिया। लेकिन अब मोदी योगी की जोड़ी एक बड़ा टेस्ट यूपी में देने जा रही। वैसे तो यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं और वो भी सिर्फ 9 सीटों पर। लेकिन ये कोई मामूली चुनाव नहीं। इस उपचुनाव की अहमियत मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी के लिए इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में ही बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और यूपी के रिजल्ट के बाद से ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव हवा में उड़ने लगे। लेकिन जैसे हरियाणा जीतकर बीजेपी ने राहुल गांधी की सियासी हवाबाजी निकाली, वैसे ही रिजल्ट बीजेपी यूपी के उपचुनाव में भी चाहती है, जिससे न सिर्फ अखिलेश बैकफुट पर जाए बल्कि फिर 2027 विधानसभा चुनाव का रास्ता क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी तो अखिलेश यादव के लोग उन्हें 27 का सत्ताधीश बताने लगे हैं, लेकिन 27 का सत्ताधीश कौन बनेगा, उस लड़ाई से पहले जो उपचुनाव की लड़ाई है उसमें एक दूसरे से मुकाबला करना। और इस मुकाबले के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि अखिलेश को कहीं से कोई मौका ना मिले। उधर अखिलेश भी अपना गेम खेल रहे हैं, वो कांग्रेस को बिना कोई सीट दिए सारी सीटों पर खुद लड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सियासी स्मार्टनेस दिखाई वो उन्हीं पर कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस को अखिलेश ने साइड तो लगा दिया, लेकिन कांग्रेस भी मजबूरी में अखिलेश के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रही। हालांकि अंदर ही अंदर कांग्रेस अखिलेश की जड़ें खोदने में भी जुट गई है। ऐसी खबरें, ये कैसे हो रहा है? क्या कांग्रेस ही अखिलेश को हरवाएगी यूपी उपचुनाव में? ये आज आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि यूपी उपचुनाव में इस वक्त क्या माहौल बन गया है। क्योंकि उपचुनाव में सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की हो चुकी है। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को एकदम किनारे लगा दिया। वो खुद को इंडी गठबंधन का नया हीरो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपना ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। अभी वो उपचुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी से उन्होंने 2027 का माहौल बना दिया। 2 दिन से अखिलेश यादव के ये पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लिखा है 27 के सत्ताधीश। इस पोस्टर में इंडी गठबंधन गायब है, राहुल गांधी गायब है। एक तरह से अखिलेश यादव ने यह मैसेज दे दिया कि 2027 में भी वो अकेले अपने दम पर बीजेपी से टक्कर लेंगे, उन्हें राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। ये तो इन लोगों का हाल है। राहुल गांधी इकोसिस्टम ने बना दिया उनको हीरो। हरियाणा के बाद मामला गड़बड़ा है। अब अखिलेश यादव इसी का फायदा उठाकर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सपा अखिलेश यादव की जबरदस्त ब्रांडिंग में लगी है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से अखिलेश यादव का एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो के साथ जो लिखा है वो बड़ा अहम है। इसमें लिखा है कि पीडीए के नायक सिर्फ अखिलेश, पीडीए के नेता सिर्फ अखिलेश, पीडीए के हितैषी सिर्फ अखिलेश, हमें चाहिए कौन? सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। यानी समाजवादी पार्टी तो साफ मैसेज दे रही है कि यूपी में कोई इंडी गठबंधन नहीं चलेगा बॉस, सिर्फ अखिलेश अखिलेश ही होगा। राहुल गांधी कहां जाएंगे फिर? एक तरफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साइड लगा दिया, लेकिन कांग्रेस भी चुपचाप अपना खेल कर रही है। राहुल गांधी के सिपाही अब अखिलेश यादव की जड़ें खोदने में लग गए। जिस तरह से उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बेइज्जत किया है, उसका बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर कांग्रेस के नेता उतावले हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पार्टी ने जिस तरह से उपचुनाव में सरेंडर किया है, वो यूपी कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए नेता तो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उतर गए हैं। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। सुरेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे पर सीट बेचने और बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। सुरेश यादव का दावा है कि अखिलेश यादव फूलपुर की सीट कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार थे, लेकिन अजय राय और अविनाश पांडे ने ऐसा होने नहीं दिया। सुरेश यादव चाहते हैं कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो और कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दे। सुरेश यादव को प्रियंका वाड्रा का बेहद करीबी भी माना जाता है। साफ है कि फूलपुर सीट पर कांग्रेस के बागी बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ेंगे। सुरेश यादव ने नामांकन भरा तो उन पर एक्शन हो गया, पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया। एक बार सुनिए सुरेश यादव क्या कह रहे, फिर आगे की बात बताता हूं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, सारे लोगों ने मन बना के बात कर रहा था। सभी लोगों ने फूलपुर की एक कार्यकर्ता एक जनमानस कर रहा था, वहाँ पे सुरेश यादव टिकट मिल रहा है, सुरेश यादव चुनाव लड़ेंगे। इन लोगों ने एक साजिश के तहत, किसने साजिश किया? प्रदेश का नेतृत्व पूरी तरह से साजिश किया। आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से एक साजिश के तहत टिकट आने के बावजूद भी इन लोगों ने पूरी पार्टी को सिलेंडर कर दिया। ये देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश में देश के इतिहास में पहली घटना है जिस तरीके से पार्टी ने पूरी तरह सिलेंडर कर दिया, चुनाव में नहीं लड़ूंगा। अब कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अपनी पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं सुरेश यादव, क्या ये जानबूझकर बोल रहे हैं ताकि माहौल ये बने कि भाई कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया है
और इन पर एक्शन भी क्या यही दिखाने के लिए हो रहा है, लेकिन गेम तो बिगड़ेगा ना भाई अखिलेश यादव का। तो चर्चा होने लगी है कि क्या कांग्रेस इसीलिए तो जो बेइज्जती हुई कि 2 सीट दे रहे हैं, लेना है तो लो नहीं तो जाओ वाला हिसाब रहा, कांग्रेस अब अखिलेश यादव को डैमेज करके उनको नीचे खींच के लाएगी। अखिलेश यादव के लिए एक और मुसीबत यह है कि उनकी पुश्तैनी सीट पर बीजेपी ने भी खेल किया। मैनपुरी की करहल सीट पर बीजेपी ने मुलायम परिवार के जीजा को उतार दिया और अब लड़ाई अखिलेश यादव के भतीजा बनाम अखिलेश यादव के जीजा की बन गई है। सपा से अखिलेश यादव के भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं। बीजेपी से अनुजेश यादव मैदान में है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह के दामाद हैं। सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव के पति हैं। अनुजेश रिश्ते में तेज प्रताप यादव के फूफा हैं। इस हिसाब से इस सीट पर भतीजा बनाम फूफा की लड़ाई चल रही है। हालांकि मुलायम परिवार अनुजेश और संध्या से पहले ही सारे रिश्ते खत्म कर चुका है, इसलिए सपा इसे पारिवारिक लड़ाई मानने से इनकार कर रही है। अखिलेश यादव इसे बीजेपी का तिकड़म बता रहे हैं। एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा करहल सीट जीतने के लिए बीजेपी कैसे 2002 वाला दांव चल रही है। जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई तिकड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए। करहल सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत आती है। यह सीट सपा का गढ़ मानी जाती है और 2022 में अखिलेश यादव यहां से जीते। साल 1993 से सपा यहां से जीतती आ रही, इसलिए यह सीट बीजेपी के लिए कठिन सीट मानी जा रही है। बीजेपी को लग रहा है कि जैसे 2002 में उसने सपा के इस गढ़ में सेंधमारी की थी, वैसे ही इस बार भी कमाल हो सकता है। दरअसल साल 2002 में विधानसभा चुनाव हुए। सपा ने इससे सीट पर अनिल यादव को लड़ाया, बीजेपी ने सोबरन सिंह यादव को टिकट दिया। करहल की चुनावी लड़ाई यादव बनाम यादव की हो गई थी। सोबरन सिंह यादव सपा छोड़कर बीजेपी में आए। वो करहल सीट पर सपा की कमजोरी और ताकत दोनों अच्छे से जानते थे। मुलायम सिंह यादव ने अनिल यादव को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मुकाबला काफी टाइट रहा। बीजेपी के सोबरन यादव ने सिर्फ 1925 वोटों के बहुत कम अंतर से सीट जीतकर चमत्कार जैसा कर दिया था। सपा के लिए ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के लिए करहल सीट की हार सियासी तौर पर बड़ा झटका थी। इसलिए मुलायम सिंह यादव ने सोबरन यादव को सपा में शामिल कराने का दांव चला और 2004 में इसमें सफल हुए। सोबरन यादव इस सीट पर 2017 तक लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते रहे और 2022 में उन्होंने अखिलेश यादव के लिए करहल की सीट छोड़ दी। उधर यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। सुनिए कैसे केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश आपस में भिड़ गए, फिर आपको बताऊंगा अखिलेश यादव की नई टेंशन क्या है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जनता ने पंचर करके सैफई भेजने का मन बना लिया है। गुंडागर्दी, जातिवाद, तुष्टीकरण, यह तीनों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है और श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ एक धोखा है और उस धोखे का जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनती थी, सबसे पुरानी पार्टी बनती थी, गठबंधन टाएं फिस हो गया। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। कांग्रेस को सीट दिए नहीं, कह रहे हैं हम मिल के लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव अभी लोकसभा चुनाव की खुमारी में, उन्हें लग रहा है कि वो अकेले ही बीजेपी को पटकनी दे देंगे, लेकिन अखिलेश यादव का ये एकला चलो वाला नैरेटिव अखिलेश यादव पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव हार गए तो उपचुनाव में हार की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही आएगी। अगर वो कांग्रेस के साथ लड़ते तो ये इंडी गठबंधन की हार ज्यादा कहलाती। अखिलेश यादव हारे तो राहुल गांधी की तरह उनका कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा।
इंडी गठबंधन में उन्हें भी वैसा ही कोसा जाएगा जैसे राहुल गांधी का हाल हो रखा है। 2027 के लिए भी अखिलेश यादव की दावेदारी कुछ कमजोर पड़ जाएगी। अखिलेश यादव अभी तो इंडी गठबंधन के सबसे बड़े हीरो हैं। उपचुनाव हारते ही उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी गिर जाएगा और अखिलेश यादव के लिए उपचुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सामने सीएम योगी है। सीएम योगी उपचुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, एक एक सीट पर खुद नजर बना के रख रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ डटे हुए हैं तो महाराष्ट्र में अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है और उनके मोर्चा संभालने का असर यह हुआ है कि एनडीए में सीट शेयरिंग की डील डन हो गई। एनडीए के अंदर 106 सीटों पर बात फंसी हुई, लेकिन अब ज्यादातर सीटों पर बात बन गई है। सूत्र बता रहे हैं कि महायुति में अब सिर्फ 11 सीट फाइनल होनी बची है। इसमें 9 सीटों पर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बातचीत चल रही है, 2 सीटों पर बीजेपी और अजीत गुट के बीच बातचीत चल रही है। कल ही अमित शाह ने दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर जो बड़ी बैठक की थी, उसका असर है कि महाराष्ट्र में सब कुछ फटाफट होने लगा है। अमित शाह के साथ हुई बैठक में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। अमित शाह ने दोनों नेताओं की उलझन, आपत्ति, विवाद सब एक बैठक में खत्म कर दिया, निपटा दिया। दिल्ली में एनडीए नेताओं को एक साथ बिठाकर अमित शाह ने सीट शेयरिंग पर फंसी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही अमित शाह ने महाराष्ट्र के नेताओं को एक जरूरी हिदायत दी। अमित शाह ने साफ कहा कि महायुति को बागियों से होने वाले नुकसान से बचना होगा, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। अमित शाह ने अपने दोनों सहयोगियों यानी अजीत पवार वाली एनसीपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना को सलाह दी कि वो बागियों से बात करें, उनकी नाराजगी दूर करें। सूत्र बता रहे हैं कि बागी नेताओं के डैमेज से बचने के लिए कुछ सीटें ऐसी रखी गई हैं जिस पर आखिरी वक्त में ऐलान किया जाएगा। अमित शाह के मोर्चा संभालते ही एनडीए गठबंधन ने नए जोश को दिखा दिया। एनडीए ने सीधे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को घेर दिया। मुंबई की वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के सामने शिंदे गुट ने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। आदित्य ठाकरे साल 2019 में वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, जबकि मिलिंद देवड़ा मुंबई साउथ लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद हैं। वर्ली सीट मुंबई साउथ लोकसभा सीट के तहत ही आती है। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके हैं। मिलिंद देवड़ा यूपीए 2 में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मुरली देवड़ा के बेटे। वो इसी साल कांग्रेस पार्टी छोड़ एकनाथ शिंदे के गुट में आ गए। यानी बीजेपी कोई भी, या कहिए महायुति या एनडीए जो है, वो कोई भी काम या कोई भी चुनौती हल्के में नहीं ले रहा। आदित्य ठाकरे के सामने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है। मिलिंद देवड़ा को उतारकर एनडीए ने आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि 2019 में आदित्य ठाकरे 67,000 वोट के बड़े मार्जिन से जीत गए थे। लेकिन इस बार उनके लिए जीत आसान नहीं होगी और इसके कई कारण हैं। भाई, पहला कारण मिलिंद देवड़ा एक फैक्टर है। मिलिंद देवड़ा जैसे हेवीवेट नेता चुनाव में उतर गए। मिलिंद 2004 और 2009 में मुंबई साउथ से सांसद थे। मुंबई साउथ लोकसभा में ही वर्ली सीट आती है। मिलिंद देवड़ा 2014 और 2019 मुंबई साउथ से हार गए थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वर्ली विधानसभा के अंदर उन्हें 35,000 वोट मिले थे और 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें वर्ली के विधानसभा के अंदर 41,000 वोट मिले। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा भी मुंबई साउथ से 4 बार के सांसद रहे। यह उनके परिवार की पुश्तैनी सीट है। दूसरा कारण शिवसेना फैक्टर है। वर्ली शिवसेना की पारंपरिक सीट रही है। 1990 से लेकर अब तक हुए 7 विधानसभा चुनाव में 6 बार शिवसेना जीती है। इस बार शिवसेना 2 भागों में बटी हुई है, इसलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का पावर भी इस सीट पर कम हुआ। तीसरी बात, मिलिंद देवड़ा शिवसेना के असली सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलने की उम्मीद है। और तो और इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी मुंबई साउथ की सीट जीत गई थी, लेकिन वर्ली विधानसभा में उसे करीब 6,500 वोट की बढ़त मिल पाई थी। अगला कारण यह है कि एनसीपी फैक्टर भी है। 2019 चुनाव में एनसीपी को वर्ली सीट पर 21,000 वोट मिले थे। इस बार मिलिंद देवड़ा को अजीत पवार का साथ मिलेगा, इसलिए उन्हें एनसीपी कोटे के वोट मिलने के भी आसार है। अब लोग पूछ रहे हैं कि कहीं उद्धव ठाकरे का बेटा ही ना हार जाए। वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे की राह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहां पर ठाकरे परिवार भी आमने सामने आ गए। 2019 में उद्धव ठाकरे जब वर्ली विधानसभा से उतरे तो आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से उतरे तो राज ठाकरे ने अपनी पार्टी मनसे का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन इस बार मामला बदल गया। राज ठाकरे के बेटे माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी सीट पर उद्धव ठाकरे ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब राज ठाकरे भी आदित्य को वॉकओवर ना देने की ठान चुके हैं। उन्होंने भी वर्ली सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने आखिरी बार 2014 में वर्ली से चुनाव लड़ा था, तब उनकी पार्टी को 8,400 वोट मिले थे और 2009 में 32,500 वोट मिले थे।
यानी कुल मिलाकर वर्ली सीट पर उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को मिलिंद देवड़ा, एनसीपी, शिवसेना और उन्हीं के चाचा से भी चुनौती मिलने जा रही। मुंबई की वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे घिरे हुए हैं, तो उधर बांद्रा ईस्ट सीट भी एनडीए ने सेट कर ली। आज दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो गए। एनसीपी ने जीशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट सीट से उम्मीदवार बना दिया। साल 2019 में जीशान बांद्रा ईस्ट से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने उन्हें विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वजह से सस्पेंड कर दिया। जीशान के पिता बाबा सिद्दीकी ने इसी साल कांग्रेस का साथ छोड़ा था और वो भी अजीत पवार के साथ आ गए थे। जीशान सिद्दीकी का कहना है कि वो अपने पिता की राह पर चलेंगे और एनसीपी को सबसे बड़ी जीत दिलाएंगे। जीशान के साथ सहानुभूति भी होगी क्योंकि उनके पिता की अभी अभी हत्या हुई थी, इसलिए जीशान के लिए इस सीट पर दावेदारी मजबूत दिख रही है। एक तरफ एनडीए में सब कुछ सेट होता दिख रहा है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा। इंडी गठबंधन में करीब 33 सीटें ऐसी हैं जिस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों से खबर है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस का एक धड़ा उद्धव ठाकरे से नाराज है। यह नाराजगी इस बात को लेकर है कि उद्धव ठाकरे ने बिना बात किए सीटों को फाइनल किया। कुछ अहम सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। इसमें बांद्रा ईस्ट सीट है जिस पर उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार उतार दिया। इसके अलावा वर्सोवा और बायकुला सीट पर भी उद्धव की पार्टी अपना हक जमा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इन सीटों पर कांग्रेस उद्धव ठाकरे से फिर से विचार करने को कह सकती है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी इसी बात में उलझे हैं कि बची हुई सीटें बांटे तो बांटे कैसे। इस बीच महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने उनकी टेंशन यह कहकर बढ़ा दी कि महाराष्ट्र में अगर सपा को 5 सीटें नहीं मिली तो वो 25 सीट पर उम्मीदवार उतार देंगे। एक बार सुनिए अबू आजमी क्या कह रहे हैं। साहब ने कहा कि बिल्कुल आप आराम से बैठिए और कल दोपहर तक हम पक्का कर लेंगे। दोपहर तक पक्का हो जाएगा सीटें। आपकी जो सीट मांग है वो जायज़ है। हम कोशिश करेंगे आपको 5 सीटें वो मिलें। अगर 5 सीटें नहीं मिलेंगी, मैंने कहा कि फिर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं आज़ाद पंछी की तरफ से जो चाहूँ करूँ। मैं 25 सीटें आप लड़ेंगे? 25 पक्का लड़ूंगा। अब कोई अखिलेश यादव से पूछे, यूपी में तो कांग्रेस को सीटें दिए नहीं, कह रहे हैं ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो महाराष्ट्र में 5 सीट की छोड़ने की स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे। सबको सब समझ में आता है सर। खैर, पाठशाला में अगली क्लास। पाकिस्तान तक में लॉरेंस बिश्नोई का आतंक, अगले बड़े प्लान का क्या खुलासा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर गिरफ्तार। सलमान खान पर हमले का क्या प्लान बना था। लॉरेंस बिश्नोई का वो भाई जिसके पास छुपे हैं सारे राज, अब इसका चर्चा। लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक में हो रही। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो जेल में बंद है, लेकिन उसका नाम भारत में ही नहीं विदेशों तक में गूंज रहा है। वो जेल में बैठे बैठे इंटरनेशनल गैंगस्टर बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों की हालत खराब हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई से पाकिस्तान में डर का माहौल है। लॉरेंस बिश्नोई का अगला कदम क्या होगा, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, यह सोच सोच कर दुनिया परेशान है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद लॉरेंस ने सलमान खान को अपना टारगेट बनाया। बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान को खुलेआम धमकी भी दी जा रही। सलमान खान की सिक्योरिटी सरकार ने बढ़ा दी, लेकिन सलमान खान के ऊपर मंडरा रहा खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के इस टारगेट को पूरा करने का जिम्मा उठाया है उसके भाई ने, जो लॉरेंस से भी खतरनाक है और प्लानिंग करने में माहिर है। लॉरेंस के भाई का नाम है अनमोल बिश्नोई और उसके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। साथ ही लॉरेंस गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद लॉरेंस के अगले प्लान का खुलासा। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ जांच तेज हो गई। लॉरेंस गैंग के मेंबर्स पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। अब एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लॉरेंस के भाई पर बड़ा एक्शन लिया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस से भी ज्यादा खतरनाक है और पूरा बिश्नोई गैंग अनमोल न सिर्फ चलाता है बल्कि गैंग के हर शूटर पर अनमोल बिश्नोई का ही कंट्रोल है। इसी अनमोल बिश्नोई पर अब एनआईए ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अनमोल बिश्नोई का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। लॉरेंस बिश्नोई का चचेरा भाई है अनमोल बिश्नोई और उम्र में लॉरेंस से छोटा है। अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस के सारे राज अनमोल बिश्नोई के पास ही है, बताया जाता है। अनमोल बिश्नोई भले ही उम्र में लॉरेंस बिश्नोई से छोटा है, लेकिन उसके कारनामे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद से ही अनमोल उसका गैंग संभाल रहा है। अनमोल बिश्नोई अमेरिका या कनाडा में हो सकता है। अमेरिका से ही बिश्नोई गैंग चलाता है।
मुंबई पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। अनमोल बिश्नोई पर 18 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कई मामलों में जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा हुआ था। फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। अनमोल बिश्नोई अपने ठिकाने लगातार बदलता रहता है। पिछले साल कीनिया और इस साल कनाडा में भी दिखा था। अनमोल बिश्नोई का मेन काम गैंग में नए मेंबर्स की भर्ती करना है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई शूटर्स को हर तरह के हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराता है। यानी लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में बंद है, लेकिन उसका बाहर जितना काम चल रहा है वो ये भाई अनमोल बिश्नोई करता है, कहा जा रहा है। आपको अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली के बारे में भी बताता हूं। आखिर क्यों ये एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है, कैसे अनमोल अपने भाई लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट को आगे बढ़ा रहा है। आपको अनमोल बिश्नोई के टॉप 3 कारनामों के बारे में बताता हूं। अनमोल के नाम की चर्चा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद से शुरू हुई। दरअसल 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई ने हत्याकांड की साजिश रची थी। अनमोल गोल्डी बराड़ ने इसे अंजाम दिया था। अनमोल ने ही मूसेवाला की रेकी करवाई थी। शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने का आरोप भी इसी पर है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी हुई थी। फायरिंग केस में अनमोल बिश्नोई शामिल था। अनमोल पर शूटर्स को उकसाने का आरोप है। अनमोल ने सलमान के घर पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारी। अनमोल बिश्नोई के संपर्क में शूटर्स थे। हत्या से पहले सोशल मीडिया पर बातचीत हुई। स्नैपचैट के जरिए शूटर से संपर्क में था अनमोल। मुंबई पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। यानी जितने भी अपराध कर रहा है बिश्नोई गैंग, उन सब में लॉरेंस बिश्नोई के साथ अनमोल बिश्नोई भी शामिल है। अब इसी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अनमोल के अलावा कई खतरनाक क्रिमिनल्स हैं जो लगातार लॉरेंस के सेट किए टारगेट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में करीब 700 शूटर्स हैं, 700, और इनके जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मनों को या जो भी उनके टारगेट होते हैं उन्हें धमकी देता है या मर्डर करवाता है। पुलिस और जांच एजेंसियां भी लगातार लॉरेंस गैंग के खिलाफ एक्शन ले रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर गिरफ्तार किए। ये शूटर्स हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से पकड़े गए। शूटर्स के पास से 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 26 कारतूस मिले। चोरी की कार, बाइक और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस भी मिला है। शूटर्स को आरजू बिश्नोई नाम का शख्स निर्देश दे रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है आरजू बिश्नोई। गंगानगर के एक पूर्व विधायक शूटर्स के निशाने पर थे, यह भी बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरफ्तार 7 शूटर से पूछताछ में कई खुलासे हुए। ये उन शूटर्स की तस्वीर देखिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, और सारे लगभग एक ही कपड़े में आपको दिख रहे हैं। एक भाई जो है वो अलग दूसरे कपड़े में है, बाकी सब नीले कपड़े में हैं, और ये सारे जो हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर है बताया जा रहा है। अच्छा, पूछताछ में जो खुलासे हुए, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के अगले टारगेट के बारे में भी जानकारी मिली। लॉरेंस गैंग के शूटर्स हरियाणा, राजस्थान में वारदात करने वाले थे। राजस्थान में एक नेता के भांजे की हत्या का काम दिया गया था। इसके अलावा कई और टारगेट भी शूटर्स को दिए गए थे। आरजू बिश्नोई के जरिए शूटर्स को मैसेज भेजा जा रहा है। शूटर्स को राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई ने जो टारगेट दिया था वो पहले एक बार फेल भी हो चुका है। 23 अक्टूबर को सुखराम नाम के शूटर की गिरफ्तारी हुई थी। उसी ने बताया था कि राजस्थान में एक नेता के भांजे के बारे में उसके पास जानकारी है कि उसकी रेकी की जा चुकी है और उसे मारना है। आप खुद सोचिए कि यह कितना हैरान करने वाला है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, फिर भी उसके शूटर्स को टारगेट मिल रहा है। क्या ही नेटवर्क चला रहा है लॉरेंस बिश्नोई। अब आपको लॉरेंस गैंग के 5 टॉप टारगेट के बारे में बताता हूं, जिसे पूरा करने के लिए लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई लगातार प्लानिंग कर रहा है। पहला तो भाई सलमान खान है, सबको ही पता है, काले हिरण शिकार मामले में टारगेट पर हैं सलमान खान। 2 बार रेकी हो चुकी है, 1 बार घर पर फायरिंग हो चुकी है। दूसरा है शगुनप्रीत सिंह, जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर है। 2021 में विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई का खास दोस्त था मिद्दू खेड़ा। शगुनप्रीत ने मिद्दू खेड़ा के शूटर्स को पनाह दी थी, इसलिए यह भी टारगेट पर है। तीसरे नंबर पर है मनदीप धालीवाल, लॉरेंस के विरोधी बम्बीहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है। विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों की मदद की थी इसने। चौथे नंबर पर है कौशल चौधरी, जो लॉरेंस गैंग का दुश्मन है, गुरुग्राम की जेल में बंद है। विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटर्स को इसने हथियार दिए थे। 5वां टारगेट है अमित डागर, लॉरेंस के विरोधी बम्बीहा गैंग का हेड है।
विक्की की हत्या की पूरी प्लानिंग इसी ने की थी और शूटर्स और रेकी करने वालों की इसने भी मदद की। लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सबसे ऊपर सलमान खान का नाम है और इसकी वजह भी दुनिया जानती है। सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप है। बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है और बच्चों की तरह उनकी देखभाल करता है। इस मामले में सलमान खान जेल भी जा चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई के एक चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने सलमान खान को लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया। रमेश बिश्नोई का कहना है कि काले हिरण के शिकार वाली घटना के बाद सलमान ने मुआवजा देने की भी कोशिश की थी। सलमान खान बिश्नोई समाज के लोगों से मिलने अपनी चेकबुक लेकर आए थे। सलमान ने कहा था कि जो भी कीमत चाहो भर दें और मामला खत्म करें। लॉरेंस के भाई ने कहा कि अगर उन्हें पैसे चाहिए होते तो सलमान का ऑफर तभी स्वीकार कर लेते। बिश्नोई समाज ने सलमान खान की तरफ से दी गई चेकबुक को ठुकरा दिया था। सलमान के पिता सलीम खान को भी रमेश बिश्नोई ने जवाब दिया है। सलीम खान ने कहा था कि बिश्नोई गैंग पैसों के लिए सलमान को टारगेट कर रहा है। इस पर रमेश बिश्नोई ने कहा कि यह सुनकर हमारा खून खौल गया। लॉरेंस बिश्नोई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अकेले भारत में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है लॉरेंस बिश्नोई की। कुल मिलाकर आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई खौफ का दूसरा नाम बन गया है। भारत से लेकर कनाडा और पाकिस्तान में भी लॉरेंस की चर्चा हो रही है। कनाडा के तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लॉरेंस का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान में लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो कहता है वो करके दिखाता है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में तो लॉरेंस के नाम की भयंकर धूम है। जिसको देखो वही लॉरेंस बिश्नोई के किस्सों की बात कर रहा है। खास तौर पर सलमान खान को लॉरेंस की धमकी की बड़ी चर्चा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग तो सलमान खान को सलाह दे रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग लो। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक तो यह भी कह रही है कि हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी लॉरेंस बिश्नोई से डरना चाहिए। वंदे भारत मिशन पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। पिछले कुछ सालों में वंदे भारत ट्रेन ने रेलवे को लेकर लोगों का नजरिया भी बदला। पहले जहां ट्रेन को लेकर लोगों का नजरिया गंदगी, स्लो स्पीड, लेट लतीफी वाला होता था, अब वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने के बाद ट्रेन का मतलब साफ सुथरी ट्रेन, पूरी तरह एसी, आरामदायक सीटें, फास्ट स्पीड, यानी कहा जाए तो आरामदायक सफर हो चुका है। और पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और सपना जल्दी ही सच होने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने आपकी रेल यात्रा को और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए पूरी ट्रेन का हुलिया ही चेंज कर दिया। प्लेन और 5 स्टार होटल जैसी हाईटेक सुविधाओं से लैस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। और आप तस्वीरें देखिए बॉस, क्या झकाझक ट्रेन है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कैसी होगी, इसमें क्या खूबियां होंगी, इस पर जरा ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस ट्रेन के अंदर की तस्वीरें देख के मन चकचक हो जाएगा। देखिए एक बार। ये ट्रेन है या प्लेन, देखकर दंग रह जाएंगे। ट्रेन का स्लीपर कोच या कोई 5 स्टार, ऐसी आलीशान ट्रेन जो धूम मचाने वाली है। वंदे भारत के हाईटेक इंटीरियर का फर्स्ट लुक, मोदी की वंदे भारत स्लीपर का पहला वीडियो। अब प्लेन और 5 स्टार होटल जैसी हाईटेक सुविधाओं का मजा ट्रेन में लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो वंदे भारत ट्रेन पहले ही नए भारत की नई पहचान बन चुकी है, उस वंदे भारत ट्रेन को जल्द ही नई पहचान मिलने जा रही है। लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने और प्लेन जैसी सुविधाएं देने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनकर तैयार हो चुकी है, जिसके लिए चेन्नई में रेलवे की कोच बनाने वाली कंपनी ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में एक लॉन्च इवेंट रखा गया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए मॉडर्न सुविधाओं वाली लग्जरी कोच तैयार किए गए हैं, यानी अब इस ट्रेन में यात्रियों को आराम से लेटकर यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो फर्स्ट लुक लॉन्च किया है, उसमें ये स्लीपर कोच किसी 5 स्टार होटल के कमरे से कम नहीं लग रहे। वंदे भारत के ये स्लीपर कोच राजधानी और दूसरी प्रीमियम ट्रेनों से ज्यादा खास और सुविधाजनक होंगे। डिजाइन तो इसका बेस्ट है ही, कोच के दरवाजे भी सेंसर से लैस हैं, यानी दरवाजों को हाथ से टच करना भी जरूरी नहीं होगा, बस हाथ दिखाइए और कोच के अंदर एंट्री कर लीजिए।
ट्रेन का इंटीरियर क्लासिक और कंफर्टेबल की थीम पर बनाया गया है। ये यात्रियों को बेहतर कंफर्ट के साथ ही एक लग्जरी फील भी देगा। जैसे हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो कोच में जाने के लिए आप देखिए सेंसर लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर दिखाते हैं अपना हाथ, ये खुल जाता है दरवाजा। इसके साथ ही जब हम एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देखिए, सीट्स किस तरह से यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से आपको बदली हुई नजर आएंगी। ये इस वक्त जो हम कोच की तस्वीर दिखा रहे हैं वो है 3rd AC, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो सीट्स के कलर है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो सीट्स के कलर हम आपको दिखाते हैं कि ये लेमन येलो कलर का आपको मिडिल बर्थ दिखाई देगा। इसके साथ ही नीचे का जो बर्थ है वो ग्रे कलर का है, यानी लोगों को अब जो कोचेस के अंदर का कलर है वो काफी ज्यादा बदला हुआ नजर आएगा। आप ये देखिए वॉल पे पोल्का डॉट से डिजाइनिंग की गई है, और इसके साथ ही आप ये देखिए बेहद खूबसूरती के साथ इस कोच को तैयार किया गया है, वंदे भारत स्लीपर को। इसमें आप देखिए मैगजीन होल्डर है, मोबाइल होल्डर है, इसके साथ ही आप देखिए रीडिंग लाइट्स लगाए गए हैं, 3 पिन जो सॉकेट है वो आपको नजर आएगा, मोबाइल चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए। आप देखिए ऊपर जो मिडिल बर्थ के लिए है ये सुविधाएं दी गई हैं, नीचे भी आपको देखिए इसी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आपको हम ऊपर दिखाते हैं, आप ये देखिए ये स्विचेस हैं लाइट्स के लिए, ऊपर भी आप देखिए जो लाइट्स हैं वो हर बर्थ के लिए है। इसके साथ ही अब आपको हम दिखाते हैं कि जो यात्री इसमें सफर करेंगे उनके लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ट्रे टेबल है उसमें बॉटल होल्डर इसमें इनबिल्ट कर दिया गया है। मॉडर्न सुविधाओं के साथ ही वंदे भारत स्लीपर कोच में सिक्योरिटी सिस्टम भी दूसरी ट्रेनों के मुकाबले काफी बेहतर हैं। हर बेड के पास एक इमरजेंसी स्टॉप बटन भी दिया गया है। इमरजेंसी के दौरान लोको पायलट से बात करने के लिए हर कोच में एक टॉकबैक यूनिट लगाई गई है। हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनकी मदद से लोको पायलट इंजन से ही निगरानी कर सकता है। फर्स्ट क्लास के कोच में अपर बर्थ तक आसानी से पहुंचने के लिए सीढ़ियां और फ्लाइट स्टाइल वाले अटेंडेंट बटन दिए गए हैं। ट्रेन को हादसों से बचाने के लिए कवच और एंटी क्लाइंबिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें लगाई गई है। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन को खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार किया गया।